सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम इस वीडियो में सीखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। इज इट फाइन? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड ऑफ लेंथ L एट एन एक्सियल पोजीशन इन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। सो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग रॉड है और उस रॉड पे जो है चार्ज को आपने एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वितरित कर दिया है पूरी रॉड पे। अब उस पूरी रॉड की वजह से एक्सियल पोजीशन में यानी क्षैतिज अवस्था में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, तो हमें ई नेट कैलकुलेट करना है एक्चुअली। अगर क्वेश्चन को फिगर से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये एक रॉड है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहीं इस पॉइंट P पे जो कि इस रॉड से A दूरी पे है, A यूनिट की दूरी पे है और इस रॉड की जो लेंथ है L है। इसकी वजह से, इस पूरी रॉड की वजह से इस पॉइंट पे जो ई नेट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, यही हमें कैलकुलेट करना है। मान लीजिए कि रॉड की लेंथ L है और पॉइंट P से रॉड की दूरी A है। अब यहां पे एक एलिमेंटल पोर्शन ले लीजिए, जो कि यहां से और यहां x दूरी पे है पॉइंट P से, और ये जो एलिमेंटल पोर्शन dl है, dx है, इसकी दूरी x है और इस पे चार्ज dq है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे dE जनरेट हो रहा होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? k dq अपॉन x स्क्वायर। इज इट फाइन? k dq अपॉन x स्क्वायर। यहां पे लिख लेते हैं dE इज इक्वल टू k dq अपॉन x स्क्वायर फ्रॉम दिस टू दिस। अभी यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। डेंसिटी, वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda that is equal to total charge on the rod surface charge density। अगर हम किसी लेंथ से डील ना कर रहे हो और एरिया से डील कर रहे हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी per unit area, that is surface charge density. Then we have volume charge density rho, that is equal to total charge on a particular volume per unit volume. So these are the different charge densities। और यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है, अगर मैं इस एलिमेंट्री लेंथ को कंसीडर कर रहा हूँ जिसपे चार्ज dq है, तो इस केस में भी आपका जो लैम्डा रहने वाला है दैट इज इक्वल टू dq अपॉन dx, जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेखीय आवेश घनत्व जो है वो हमेशा ही क्या रहता है? सेम रहता है। और यहीं से आपको मिल जाएगा dq दैट इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब अभी हमने जो dE निकाला एक एलिमेंट्री पोर्शन के लिए निकाला। अब मान लीजिए इस पूरी रॉड से निकालना है। इस रॉड में इस पॉइंट से लेके और इस एंड तक, इस एंड से, स्टार्टिंग एंड से लेके और लास्ट एंड तक हमने छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शंस कर लिए हैं और हर एक पोर्शन की वजह से dE कुछ ऐसे ही निकलने वाला है जिसमें x चेंज होने वाला है इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक। तो अगर हमें E नेट निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का, जो कि विद रिस्पेक्ट टू P किस डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस हो जाएगी a टू a प्लस l इस पूरी रॉड के लिए, और E नेट को हम इस प्रकार से इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। E नेट a प्लस l, dq की जगह आप लैम्डा dx रख सकते हैं अपॉन x स्क्वायर,
k lambda is constant, it will come outside integration a plus l 1 by x square dx. Now हमें पता है इंटीग्रल x रेज टू द पावर n dx दैट इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो आप इसे लिख सकते हैं e net दैट इज इक्वल टू k lambda इंटीग्रल a प्लस l x रेज टू द पावर माइनस 2 dx। x अगर ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2 की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा e net दैट इज इक्वल टू k lambda माइनस 1 बाई x a प्लस l। कुछ इस तरीके से इंटीग्रेशन निकलेगा और यहीं से आपको e net जो मिल जाएगा, e net मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू k lambda माइनस 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 बाई a। और इसी को आप लिख सकते हैं e net दैट इज इक्वल टू k lambda माइनस 1 अपॉन a प्लस l प्लस 1 बाई a। और इसे आप रीअरेंज कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा e net दैट इज इक्वल टू k lambda 1 बाई a माइनस 1 अपॉन a प्लस l। और यही आपका e net हो जाएगा किसी रॉड के द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट एट एनी पॉइंट p पे, जो कि a यूनिट की दूरी पे है। इज इट फाइन? यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये नया क्वेश्चन है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में रॉड को हमने हॉरिजॉन्टली रखा था और उसके एक्सियल पॉइंट पे हमने ई नेट निकाला था टोटल रॉड की वजह से। अब यहाँ पे जो नया क्वेश्चन बनता है, सेम रॉड को अगर हम वर्टिकली रख दें और उसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे अगर हम ई नेट निकालें तो वो ई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? इज इट फाइन? चलो इसी को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसे वर्टिकली रखा गया है और किसी पॉइंट P पे हमें ई नेट निकालना है इस पूरी रॉड की वजह से, एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन वी कैन से दैट, और एट अ परपेंडिकुलर पोजीशन। सो इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक रॉड को जिसकी लेंथ L है और इस पॉइंट P को हमने रॉड से कनेक्ट कर दिया जो कि रॉड से A यूनिट की दूरी पे है। और जहां पे पॉइंट P रॉड को कनेक्ट कर रहा है विद द डिस्टेंस A, उससे ठीक ऊपर x दूरी पे हमने एक एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया dx जिसपे चार्ज dq है, और जो पॉइंट P पे एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, और वहीं पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इस dq एलिमेंट की वजह से या dx एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जनरेट हुआ, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। पहला कंपोनेंट, ये जो dl है पॉइंट P से r दूरी पे है और विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस थीटा एंगल बनाता है। इज इट फाइन? और थीटा 1 और थीटा 2 जो है, जो एक्सिस पॉइंट P को रॉड से मिला रही है, सो अपर पोर्शन को थीटा 2 ले लिया और लोअर पोर्शन को थीटा 1 ले लिया है। थीटा 1 और थीटा 2 को लेने का कारण ये है कि हम पूरी रॉड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी रॉड कवर हो जाएगी। इस वजह से थीटा 1 और थीटा 2 हम ले रहे हैं। सो अब इस कंपोनेंट के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक रहेगा इस डायरेक्शन में और एक रहेगा इस डायरेक्शन में। सो ये जो कंपोनेंट कहलाएगा इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और ये जो कंपोनेंट रहेगा, ये आप देख सकते हैं कि पैरेलली जा रहा है रॉड के। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को आप अगर देखेंगे, रॉड ऐसे रखा हुआ है और ये कुछ इस डायरेक्शन में आप ये देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको दिख जाएगा। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप डी ही साइन थीटा और रॉड को कंसीडर करेंगे तो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होंगे, या तो 0 डिग्री एंगल होगा या तो 180 डिग्री का एंगल रहेगा। तो यू कैन कंसीडर दैट। सो ये जो हमारे पास कंपोनेंट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल कंपोनेंट।
कंपोनेंट। इट मींस जब आप निकालेंगे डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा, इट मींस पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट। सो इन दोनों को सेपरेटली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डीई देख लेते हैं। तो डीई इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज की वजह से के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यहीं पे आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन एल। एलिमेंटल पोर्शन के लिए भी लैम्डा दैट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहीं से आपको डी क्यू मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। और इस डी क्यू को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा डीई दैट इज इक्वल टू के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब यहीं पे अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं जो कि जिसका पॉइंट पी पे थीटा एंगल बन रहा है कुछ इस प्रकार से, दिस इज थीटा, दिस इज आर, this is x and this is a. So we have cos theta that is equal to a upon r. So r you can write a upon cos theta. By putting the value here you will get dE that is equal to k lambda and dx will be same. Now r, just in place of r you can put this. So it will become a upon cos square theta. This theta will go up and you can write dE that is equal to k lambda dx cos square theta upon a square. Now in the same triangle you can just check tan theta that is equal to x upon a. Tan theta that is equal to x upon a and you can write x that is equal to a tan theta। और अब अगर आप इस x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट dx अपॉन डी थीटा दैट इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। यहां से आप dx की वैल्यू निकाल सकते हैं विच विल बी a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस वैल्यू को आप इस dx की जगह पुट कर सकते हैं तो यू विल गेट dE दैट इज इक्वल टू k लैम्डा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड cos थीटा वी हैव cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर। नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि 1 अपॉन cos sec होता है तो 1 अपॉन cos स्क्वायर sec स्क्वायर होगा। कैंसिल आउट्स विद दिस, एक a यहां से कट जाएगा तो आपके पास dE जो आ जाएगा k लैम्डा डी थीटा अपॉन a आ जाएगा। ये आपके dE की वैल्यू आ जाएगी इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे। इज इट फाइन? अब आपको सेपरेटली परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकालना है, केवल dE की जगह आप ये रखेंगे और सेपरेटली पैरेलल कंपोनेंट भी आपको निकालना है, d की जगह इसको रख देते हैं। तो चलिए इसको सेपरेटली सॉल्व करते हैं, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। सो सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। dE हमें इतना मिल चुका है k लैम्डा डी थीटा अपॉन a, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और सीधे यू कैन राइट dEx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल dE cos थीटा, और dE की जगह आप पुट कर सकते हैं k लैम्डा cos थीटा डी थीटा अपॉन a इंटीग्रल। अब यहां पे जो समझने वाली बात ये है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, हमने दो एंगल कंसीडर किए थे थीटा 1 एंड थीटा 2। अगर मान लीजिए ये मेरे पास सेंट्रल एक्सिस हो जाती है जिसके अलोंग हम पॉइंट P पे विद रिस्पेक्ट टू रॉड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई नेट कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इट फाइन? या पैरेलल डायरेक्शन में जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट P इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू रॉड। सो इस केस में हमारे जो थीटा 1 है ये एक्सिस के नीचे रहेगा, तो इसकी एक लिमिट रहेगी थीटा 1 से और दूसरी लिमिट रहेगी प्लस थीटा 2 तक। ये कंसिडरेशन आपको करनी पड़ेगी कि जो हमारी लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन की, वो रहेगी माइनस थीटा 1 टू
थीटा 2। इज इट फाइन? अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं। सो आपको मिलेगा k लैम्डा विच इज कांस्टेंट, a is constant, so integral minus theta 1 to theta 2 cos theta d theta. Now we know that d by d theta of sin theta is equal to cos theta, so integral cos theta d theta is equal to sin theta. So इसी वैल्यू को हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। so we will get ex, इंटीग्रेशन करेंगे ex का टोटल निकालेंगे, इट विल बिकम ex इंटीग्रेट करके। सो जो आपके पास ex निकलेगा दैट इज इक्वल टू k लैम्डा बाई a इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा sin थीटा लिमिट माइनस थीटा 1 to थीटा 2। नाउ यू कैन पुट द लिमिट हियर, you will get ex that is equal to k lambda by a sin theta 2 minus sin minus theta 1. Is it fine? Now ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है कि sin minus x is equal to minus sin x and cos minus x is equal to cos x. So हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। So ex that is equal to k lambda by a sin theta 2. Now sin minus theta will minus theta 1 will become minus sin theta 1, तो minus minus plus sin theta 1 and you will have ex आपको मिल जाएगा k lambda upon a sin theta 1 plus sin theta 2। तो यही आपके पास जो वैल्यू रहेगी ये आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू रहेगी। अब इसी में हम पैरेलल कंपोनेंट भी कैलकुलेट करेंगे। इज इट फाइन? यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं पैरेलल कंपोनेंट विच इज DEY which is parallel to this rod that is equal to DE sin theta। इसे भी इंटीग्रेट करेंगे, DE की जगह लिख देंगे k lambda by a sin theta d theta। is it fine? Limit again, limit minus theta 1 to theta 2, theta 1 to theta 2। So we will get EY that is equal to k is constant, lambda is constant, a is constant, integration minus theta 1 to theta 2 sin theta d theta is equal to k lambda by a, k lambda by a। Now integration of sin theta, d by d theta of cos theta is equal to minus sin theta। so integration of sin theta d theta is equal to minus cos theta। यही वैल्यू पुट करेंगे। so you will get EY that is equal to k lambda by a minus cos theta limit minus theta 1 to theta 2। EY will become k lambda by a now minus cos theta 2 minus minus plus cos minus theta 1। so you will have EY is equal to k lambda by a minus cos theta 2 cos minus theta 2 we have done that, cos minus x is equal to cos x। so it will become plus cos theta 1। so you can just write here EY that is equal to k lambda by a cos theta 1 minus cos theta 2। so you will get the value of parallel component for this question। so these are the two most important questions that which I forget yesterday but today I have completed in this video। so next जो वीडियो आने वाला है वो आने वाला है रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर, एक शॉर्ट वीडियो होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। सो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।